वेव होती क्या? अब अक्सर वेव के बारे में पूछा जाता है, सर ये ऐसे करके वेव निकल गई। सब लोग एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। एक्चुअली इसको मैंने एक बार क्लास में करके देखा, तो ये वेव आगे चली गई। हमने निकाला एक हथौड़ा और यहाँ पे धार 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 करके मारते हुए निकल गए। कुछ तो जा रहा है सर उधर, यहाँ पे वेव इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो जब पहाड़ से मिले पहाड़, दो और ऊंचे पहाड़, यहाँ पे आप देखेंगे एक नोड ये रहा, एक नोड बोरा, एक नोड बोरा, बीच में यहाँ पे दो लूप बन रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? एकदम से प्रेशर ड्रॉप होता है, तो एकदम से एक्सपेंशन होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रो डीजे पे, और मैं हूं आपका अपना अनु गुप्ता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी बच्चे वेव्स की पढ़ाई करते हैं तो वो वेव्स के बारे में उनकी इक्वेशन जान लेते हैं, फॉर्मूले जान लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन एक चीज जिसकी कमी रह जाती है वो है विजुअलाइजेशन, जिसे अक्सर बच्चे दूसरे शब्दों में फील भी कहते हैं। तो फील नहीं आती वेव्स की कि सर वेव होती क्या है। जब एक जगह से दूसरी जगह वेव ट्रैवल करती है तो ये तो हमने सुना हुआ है कि मतलब एक डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है जो कि एनर्जी और मोमेंटम तो ट्रांसफर करता है, लेकिन मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता। तो ये तो सब हम जानते हैं, किताबी भाषा में पता है, लेकिन मतलब वेव होती क्या है? अब अक्सर वेव के बारे में पूछा जाए तो सर ये ऐसे करके वेव निकल गई। मेरे को तो बनानी भी नहीं आएगी शायद ढंग से, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि वेव एग्जैक्टली चीज क्या है। तो इसीलिए आज मैं ये सेशन लेकर आया हूं जिसके अंदर आप इस चीज को अच्छे से फील कर सकते हैं कि जब एक वेव को भेजा जाता है तो वो वेव एग्जैक्टली होता क्या है, वेव जा कैसे रही होती है, वेव देखने में कैसी लगती है, और कितने तरीके की वेव्स होती हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम से। अगर आप मुझसे ऐसे पढ़े हुए हैं तो कभी ना कभी अगर आपने पढ़ा है तो आप शक्तिमान और छाया की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। तो बेसिकली शक्तिमान और छाया की कहानी में क्या है कि ये है हमारा शक्तिमान, जो इमेजिनरी पार्टिकल है जो गोल गोल घूमता रहता है, उसका नाम हम प्यार से शक्तिमान रखते हैं। और उसकी एक परछाई है, जो परछाई ऊपर नीचे मूव करती रहती है। अगर लाइट यहां से जल रही है तो परछाई ऊपर नीचे मूव कर रही है, अगर लाइट ऊपर से जल रही होती तो परछाई हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती। हॉरिजॉन्टल एसएचएम ये वाला हो गया, और इसी सर्कुलर मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल एसएचएम ये वाला हो गया। ये तो सिर्फ एक थोड़ी सी फील के लिए था कि बच्चा फेजर डायग्राम क्या होता है। इनफैक्ट अगर आप इसी चीज को लूप में देखते रहो तो ही आपको काफी सारा फेजर डायग्राम की जो फील है वो आ जाएगी। ठीक है, तो वो देखते रहना आप लूप में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेव की। सबसे पहली और सबसे मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था कभी वेव के साथ, वो था एक मैक्सिकन वेव का। याद है, मतलब प्री कोविड टाइम्स जब बहुत भीड़ होती थी स्टेडियम्स के अंदर, और जब उसमें एक कैमरा निकलता था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोगों को पता है कि यहाँ कैमरा है तो इसलिए वो हाथ ऊपर कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि इसे हम मैक्सिकन वेव कहते हैं, जो जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे एक इंसान ने हाथ ऊपर करके नीचे किए, फिर अगली बार अगले आदमी ने हाथ ऊपर करके नीचे किए, फिर अगले आदमी ने हाथ ऊपर करके नीचे किए, और इस तरीके से वेव प्रोपोगेट करती रहती है। एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, यहाँ तो खैर सीधे सीधे बच्चे हैं जो लाइन से बैठे हुए। ठीक है, बच्चे अगर लाइन से बैठे हुए हैं तो वेव इस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है। प्लीज नोट, सब लोग एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं, बस एक पहले कर रहा है, एक उसके थोड़ी देर बाद कर रहा है। ठीक है, और एक बेसिकली एक फेज डिफरेंस है इन सब के अंदर। ठीक है, इसी चीज को अगर हम स्टेडियम में देखें तो एक स्टेडियम के अंदर आप यहाँ पे आप देखोगे एक रॉक स्टार है, जैसे इसने हाथ पीछे किया तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक भीड़ ने हाथ ऊपर करके नीचे किया और एक वेव आगे चली गई। समझ में आ रही है वाली बात? लेकिन अगर मैं इसको मैंने एक बार क्लास में करके देखा, तो जैसे कि मेरी क्लासरूम है, ये मेरे क्लासरूम की ही रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कहा इन सबसे आगे वाली लड़कियों से कि तुम हाथ करके नीचे करो, और उसके बाद सब लोग इसी तरीके से हाथ ऊपर करके नीचे करेंगे। तो जब ये इस तरीके से वेव यहाँ पे प्रोपोगेट हुई तो ये वेव आगे चली गई। ठीक है, तो ये है वेव। थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर वेव प्रोपोगेट कैसे करती है, हो क्या रहा है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई मान लो एक जैसे बहुत सारे मैंने मासेस रखे और उनके नीचे स्प्रिंग्स लगाई, और वो जो स्प्रिंग्स थी वो मतलब अभी सब कुछ अपने बढ़िया इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। और अब मैंने निकाला एक हथौड़ा, मैं जालिम जमाना, चैन से बैठे पसंद कैसे आएगा हमारे। हमने निकाला एक हथौड़ा और यहाँ पे धार 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 करके मारते हुए निकल गए। तो जब हम इस तरीके से मारते हुए आगे निकले तो क्या होगा, अब ध्यान से समझना। एक तो सबको बराबर पड़ी है, ठीक है। अब अगर इसको मान लो अभी अभी पड़ी है, ठीक है, इसमें अभी अभी वेलोसिटी आई नीचे की तरफ, बाकी को तो पता ही नहीं क्या होने वाला उनके साथ। उसके जस्ट बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये नीचे आया और तब इसके पड़ी, ठीक है। फिर ये यहां पहुंचा, ये नीचे आया और इसके पड़ी, फिर ये ऊपर पहुंचा, ये वापस आया और ये नीचे पहुंचा और इसके पड़ी।
और ये वापस यहां आया, ये ऊपर पहुंचा, ये बीच में आया, ये नीचे पहुंचा और इसके अभी अभी पड़ी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले वाला पार्टिकल और ये जो पांचवा वाला ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक्स इस वक्त अपनी मीन पोजीशन पे हैं और दोनों अभी नीचे ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मोशन बिल्कुल एक जैसा है और ये दोनों एक साथ ही मूव करने वाले हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। ये बेचारा अबोध अज्ञान, इसे तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो गया, ये कहां से पड़ गई यार। और इसके साथ ये है कि अरे यार मतलब मुझे पता है कहां तक जाना है, कहां तक वापस आना है, तो इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये फेज में आगे है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे इमेजिन करूं कि चलो आप ये मान लो कि मेरी जो उंगलियां हैं, तो ये जो मेरे नाखून है, अगर वो सारे ये डब्बे हैं, अब तुम हथौड़ा लेके शुरू मत हो जाना। ठीक है, तो अगर ये नीचे गया, फिर ये यहां आया, फिर वो पीछे वाला ऊपर गया, फिर ये ऐसा हुआ, फिर कुछ कुछ हुआ, इस चीज को अगर मैं थोड़ा स्पीड में देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, ये जो मोशन होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। ठीक है, और यही तो वेव है। वेव जब ट्रेवल करती है तो ऐसी करती है, सारे पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम मोशन कर रहे हैं, बस थोड़े से फेज चेंज के बाद में, या फेज डिफरेंस में, या थोड़े से टाइम लैग के बाद में। समझ में आ गई वाली वेव? अच्छा, अगर यहाँ पे एक वेव अगर मैं वहां बना देता हूं कि भाई मान लो ये इसके अभी पड़ी थी, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक वेव जो होगी वो ऐसे होगी, फिर अगली वाली वेव ऐसे होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में है। ठीक है, और अगर ये दोनों सेम फेज में है, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाता है लैम्डा, क्योंकि इनका जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई होगा। इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो होने वाला है 2 पाई। ठीक है, फेज डिफरेंस हो गया, डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। तो बेसिकली हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि वेव लेंथ क्या चीज है। वेव लेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। समझ में आ गई वाली बात? अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का तरीका होता है वो ये होता है कि भाई जब वेव ट्रैवल कर रही होती है तो पार्टिकल्स किधर मूव कर रहे हैं। जैसे ये वाला केस है जिसमें वेव इधर जा रही है पर पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ये मेरा हाथ वाला केस भी वही है कि भाई वेव इधर जा रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। इस तरीके के केस को हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। इस तरीके के केस को हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, जिसको इमेजिन करना एक्चुअली काफी आसान है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग अगर वेव को इमेजिन करते हैं तो इसी को करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इमेजिन करने में लॉन्गिट्यूडनल वेव को, जिसके अंदर पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के अलॉन्ग होता है। जैसे कि यहाँ पे वेव इधर जा रही है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस तरफ है, और डायरेक्शन भी, और वेव के पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप देखो किसी भी एक पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल आपको देखने में जरूर ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो जा रहा है सर उधर, कुछ तो उधर जा रहा है। लेकिन अगर आप रैंडमली बहुत ध्यान से देखना, जूम करके देख लो भले ही, किसी भी एक पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप हर पार्टिकल के लिए यही पाओगे कि हर पार्टिकल बेसिकली आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस पार्टिकल को देखते हो ये भी आगे पीछे मूव कर रहा है, अगर आप इस पार्टिकल को देखते हो तो ये भी आगे पीछे मूव कर रहा है, अगर आप इस पार्टिकल को देखते हो ये भी आगे पीछे मूव कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप अभी पॉज करके देखोगे वीडियो को तो आपको ये कुछ भी मतलब ऐसा कुछ सब कुछ रैंडम ही नजर आएगा। जब चलाते तब समझ में आता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे कंप्रेशन है, फिर बीच में रिफ्रैक्शन है। ये जब चल रहा होता है तभी समझ में आती है ये वाली बात। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखा जाए तो वो इस तरीके का हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, ये सारे कंप्रेशन जा रहे हैं, ये सारे रिफ्रैक्शन जा रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल कंप्रेशन की बात करूँ तो कहीं कंप्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंप्रेशन काफी कम है क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, यहाँ प्रेशर बहुत कम होगा। जहाँ कंप्रेशन है वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और ये वेव आगे ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करते हो तो हर पार्टिकल बस आगे पीछे ही डांस कर रहा है। समझ में आ गई? इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, अगला जो तरीका होता है वेव को डिफाइन करने का वो होता है नंबर ऑफ डायमेंशंस के ऊपर, कि भाई वेव कितने डायमेंशन में जा रही है। जैसे कि अगर एक रस्सी के ऊपर एक वेव जानी है तो वो एक 1 डायमेंशनल वेव है क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये पल्स जा रही है। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक दो चीजें होती हैं। एक तो ये तो है पल्स, ठीक है, जिसमें वेव सिर्फ मतलब पहले वाला पार्टिकल सिर्फ एक बार किसी ने हिलाया, पहले वाला पार्टिकल किसी ने सिर्फ एक बार हिलाया और उस हिसाब से वेव जो है वो बस सीधे सीधे आगे जाती जा रही है। फिर एक होती है वेव ट्रेन, जिसमें पहले वाला पार्टिकल ऐसे लगातार हिलाते जा रहे तो उसकी वजह से एक इस तरीके की वेव डेवलप होती है। ठीक है,
अच्छा, ये हो गई आपकी वन डायमेंशनल वेव जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। फिर होती है, ये भी वन डायमेंशनल वेव है, ठीक है, ये 3D में वन डायमेंशनल वेव है। क्यों? क्योंकि ये वेव भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इसे हम लोग प्यार से कहते हैं प्लेन वेव, ठीक है, ये कहलाती है प्लेन वेव। ये जो वेव कहलाती है, ये वेव कहलाती है प्लेन वेव, ठीक है, क्योंकि इसका जो वेव फ्रंट है वो प्लेनर है। वेव फ्रंट बेसिकली होता है, वैसे तो बाय डेफिनेशन वेव फ्रंट कहते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। लेकिन हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो वेव है, दूसरे शब्दों में ये भी है कि भाई वेव का जो आपको शेप नजर आ रहा है वही प्लेन वेव, वही वेव फ्रंट होता है, ठीक है। तो वेव फ्रंट के तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो वेव फ्रंट है वो प्लेनर है, ठीक है, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट कहा जा सकता है, या ये प्लेन वेव है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एक बात का ध्यान रखना, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब अगर वेव फ्रंट, यहाँ पे वेव फ्रंट जो है वो ऐसे फ्लैट है, ठीक है, तो जो वेव है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वेव सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, और इसीलिए इसको 1D वेव भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वन डायमेंशनल वेव भी है, ये प्लेन वेव भी है, या इसको हम लोग प्लेनर वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट। और क्या होता है, ये हो गई ये 2 डायमेंशनल वेव, जिसके अंदर ये होता है, ये एक सर्कुलर वेव फ्रंट आ गया। यहां पर जो वेव फ्रंट आ रहा है वो एक सर्कुलर वेव फ्रंट है, यहां बूंद टपकने वाली है, तो वो जो वेव फ्रंट आप देख रहे हो वो सर्कुलर आ रहे हैं, ठीक है। और जो वेव ट्रेवल कर रही है, यहां जो वेव ट्रेवल कर रही है वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? यहां अगर आप देखोगे वेव ट्रेवल करने का जो डायरेक्शन है, यहां पे वेव इधर भी जा रही है, 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 तो ये एक्स वाई प्लेन में जा रही है, इसीलिए हम इसे 2 डायमेंशनल वेव कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल वेव है, साथ ही साथ ये, अगर अब ये 2 डायमेंशनल वेव है, और दूसरी बात यहां पर ये आ गई कि ये एक सर्कुलर वेव फ्रंट है, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों की वेव देखने में कैसी लगती है, बेसिकली ये पूरा सेशन इसी बारे में, ठीक है। अगला जो केस होता है कि अगर मान लो पीछे से प्लेन वेव आ रही थी, बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन था, ऑब्स्ट्रक्शन में एक लीनियर ओपनिंग थी, वो लीनियर ओपनिंग जो है वो अपने आप में एक लाइन सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, और उसमें से जो वेव फ्रंट बाहर निकल रहा है, या जो वेव बाहर निकल रही है, वो इधर भी जा रही है, 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 ठीक है। तो वो सभी डायरेक्शन में वो वेव ट्रेवल कर रही है। और यहां पे हम ये कह सकते हैं कि वेव फ्रंट कैसा आएगा। कुछ छोटे छोटे सवाल मेरे आपसे, बताओ, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप अभी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो है, लेकिन कोशिश करना कि आप अपने मुंह से आंसर तो दो। तो ये वेव फ्रंट का शेप क्या है, किस तरीके के वेव फ्रंट्स हैं ये? तो देख के लग रहा था सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। और ये हो गई आपकी सिलिंड्रिकल वेव भी कह सकते हो आप इसको। अच्छा, ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, या 3 डायमेंशनल है? जल्दी सोच के बताओ, ये एक 1 डायमेंशनल वेव है, 2 डायमेंशनल वेव है, या ये 1 डायमेंशनल वेव है, 2 डायमेंशनल वेव है, या 3 डायमेंशनल वेव है? बताइए। ये एक 2 डायमेंशनल वेव है। होता तो आपको लगे सर 3D डायग्राम 3D है, नो डाउट डायग्राम 3D है, डायग्राम तो ये वाला भी 3D था, लेकिन ये भी एक 1D वेव थी ना, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इस बात से मतलब नहीं कि डायग्राम कैसा बना हुआ है, बात इस बात से मतलब है कि वेव जा कितने डायरेक्शन में रही है। ये वाली वेव 2 डायरेक्शन में जा रही थी, एक्स में जा रही थी, वाई में जा रही थी, ठीक है ना, बस ये जेड में ट्रेवल नहीं कर रही थी। इसी तरीके से ये वाली भी एक्स में जा रही है, वाई में जा रही है, ये भी जेड में ट्रेवल नहीं कर रही है, इसीलिए हम लोग इसे भी 2 डायमेंशनल वेव कहेंगे। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, ऐसे ही अगर पीछे से वेव, ये एक प्लेन वेव आ रही होती और मैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लगाता जिसमें एक पिन होल बना देता, तो वो पिन होल जो है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता। जब वो पिन होल एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में जो वेव है वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और सामने भी जा रही है, ठीक है, और ऊपर भी इधर भी जा रही है, ठीक है ना। तो वो इसको अगर आप देखोगे तो ये एक 3 डायमेंशनल वेव है। ये वाली जो वेव है ये एक 3 डायमेंशनल वेव है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली जो वेव है, इसके बारे में हम एक बात और कह सकते हैं, वो ये है कि यहां पे जो वेव फ्रंट है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट,
उम्मीद है ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है और जो वेव है वो एक 3 डायमेंशनल वेव बनेगी यहां पर। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये एक 1 डायमेंशनल वेव थी और प्लेनर वेव फ्रंट था। ठीक है, उससे पहले ये एक 3 डायमेंशनल वेव थी और यहां पर एक प्लेनर वेव फ्रंट था। ठीक है, बाद में हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट और 3 डायमेंशनल वेव। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा, फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। ये आपने शायद पढ़ा होगा कि जब भी एक वेव एक फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है या डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो उसमें पाई का फेज शिफ्ट आता है या वो उल्टी हो जाती। क्यों हो जाती है वो एनिमेशन आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, कि वेव ऐसे गई और वहां टकराई और वापस उल्टी होकर वापस आ गई। ठीक है, ये एनिमेशन अगर आप ढूंढोगे तो आपको हर एनिमेशन कहीं ना कहीं इंटरनेट पे घूम फिर के मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बस इतना सा किया है कि उन सबको कंपाइल कर लिया ताकि आपको एक ही जगह पे सारी की सारी फील एक साथ आ जाए। ठीक है, तो ये होती है एक ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में आप कुछ बातें याद रख सकते हो। पहला तो ये वाला पॉइंट कभी मूव नहीं करेगा, फिक्स पॉइंट है। दूसरी बात, पाई का फेज शिफ्ट आता है। ठीक है, और या ये कहोगे वेव इन्वर्ट होके वापस चली जाती है। ऐसे ही अगर सामने वाला पॉइंट एक फ्री पॉइंट होता, फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री नहीं, फ्री का मतलब ऐसे छल्ला डाला हुआ है, उस केस में क्या होता है? उस केस में भी 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला तो वेव जाएगी और बिना किसी इन्वर्जन के वापस आएगी, मतलब कोई फेज शिफ्ट नहीं आया। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप यहां पे छल्ले को देखो, ठीक है, अब यहां देखो, जैसे यहां पे एम्पलीट्यूड इतना आ रहा था, राइट? अब आप ये देखना ये छल्ला कितनी ऊपर तक जाता है। ये छल्ला इसके डबल हाइट तक जाता है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इन भाई साहब का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इस एक्सट्रीम पॉइंट का, उस आखिरी वाले रिंग का, मासलेस रिंग का, वो वेव के एम्पलीट्यूड का डबल होता है। ठीक है, समझ गए इस वाली बात को? क्लियरली समझ में आ गई ये वाली बात? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो है, अगर 2 रस्सियां हैं, एक मोटी रस्सी है और एक पतली रस्सी है। अगर एक मोटी रस्सी पतली रस्सी, मतलब मोटी रस्सी से ये आई वेव आई और वो पतली रस्सी पे चलेगी, डेंसर मीडिया से वेव आई, रेयरर में चली गई, तो क्या होगा? अगर डेंसर मीडिया से एक वेव आती है और वो रेयरर में चली जाती है तो उस केस में ये होता है कि ट्रांसमिटेड वेव कभी भी, ये बात ध्यान रखना, ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी वेव का इन्वर्जन नहीं होता, चाहे वो पतली मोटी से पतली पे जाए या पतली से मोटी पे जाए। ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो कभी कभी उल्टी हो जाती है। अब इसको याद करने का बड़ा सुंदर सा तरीका था, मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, हालांकि इसकी तो पूरी मैथ्स होती है, इसके बड़े बढ़िया सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं जो हम निकालते हैं, उससे आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैंने इसको कैसे याद रख रखा था? मैंने क्या कहा, मैंने तो ऐसे याद रखा कि भाई एक मोटा राजा था और एक छोटा राजा था। मोटा राजा, छोटा राजा, मतलब मोटा मतलब बड़ा, बड़ा राजा, छोटा राजा। बड़े राजा ने छोटे राजा पे चढ़ाई करी। ठीक है, तो उसके जितने सैनिक छोटे राजा के राज्य के अंदर घुस गए, वो तो मुंह उठाए घुस गए, देखा घुस गए घुस गए। अच्छा, जो वापस भी गए, हम अज्यूम करके चल रहे मोटा राजा छोटे राजा से जीत गया, ठीक है, तो जो वापस भी गए वो भी मुंह उठा के वापस गए, देखा पीट के आए हैं। ठीक है, बहुत मारा उनको, फिर वापस आए, सर उठा के आए, वापस निकल गए। लेकिन अगर मान लो कि कभी छोटे राजा ने मोटे राजा पे चढ़ाई की होती, कभी कभी मूड खराब होता है लोगों का, छोटे राजा ने मोटे राजा पे चढ़ाई करी होती तो क्या होता? उसमें भी जो थोड़े बहुत जो सैनिक अंदर घुस जाते वो तो मुंह उठाए घुस जाते, देखा घुस गए घुस गए घुस गए, लेकिन जो वापस जाते वो मोटे राजा से मार खा के वापस जाते, और ये वहां गए और मार खाई और मुंह लटका के वापस आ गए। समझ में आ गई वाली बात? तो इस कहानी से मेरे ख्याल से आपको ये जो रिफ्लेक्शन है, ये वाला पॉइंट है, ये हमेशा याद रहेगा। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, कभी डायग्राम बना के पूछ लेते हैं ये। ठीक है, और बाकी वैसे जो एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो होते हैं वो सब चीजें तो होती ही हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब 2 वेव आ रही थी, ये बड़ी भूतिया सी हरकत है कि 2 भूत जैसी वेव आई, आपस में मिली और आर पार हो गई। उधर से बड़ी आ रही थी, अब बाद में बड़ी ही इधर चली गई, इधर से छोटी आ रही थी, कहां गई? हाँ, छोटी आ रही थी, वो बाद में छोटी ही उधर चली गई। ठीक है, अब ये जब आ रही थी तो ये बीच में कुछ 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 हुआ ये, और उसके बाद ये अलग हो गई। खास बात ये है कि जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तब तक कुछ कुछ हो रहा था, पर उसके बाद ये ऐसे निकल गई जैसे मिली नहीं एक दूसरे से।
ना तो इन्होंने कोई टाइम स्पेंड किया वहां पे, ना इनकी कोई इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी या प्रॉपर्टीज थी उनमें कोई फर्क आया, और ये वे बिल्कुल आर पार हो जाती हैं। बस ये कि जब तक ये दोनों एक साथ रहती हैं उस जगह पर रस्सी ऐसे बिहेव करती है कि अच्छा तू कितना चाहती है, 2 सेंटीमीटर पकड़ना चाहती है, ठीक है। तू कितना चाहती है, अच्छा तू 1 सेंटीमीटर पकड़ना चाहती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 + 1 3 सेंटीमीटर ऊपर हो जाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि y इक्विवेलेंट की वैल्यू, अगर दो वेव्स एक ही जगह पे आ जाए किसी रस्सी पे या किसी मीडियम में, तो y इक्विवेलेंट की वैल्यू y1 + y2 के बराबर हो जाती है। वही वाली चीज यहां पर आ रही है, ठीक है। यहीं से एक उत्पत्ति होती है अगली चीज की, जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। ये स्टैंडिंग वेव्स है। स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा है कि भाई वहां से ब्लू वाली वेव आ रही है, इधर से रेड वाली वेव जा रही है। जब पहाड़ से पहाड़ मिले, अच्छा ब्लैक वाली एक्चुअली रस्सी का शेप है, ब्लैक वाला जो है वो एक्चुअली रस्सी का शेप है। तो जब पहाड़ से मिले पहाड़ तो और ऊंचे पहाड़, खाई से मिली खाई तो और गहरी खाई। लेकिन जब इधर का पहाड़ उधर की खाई से मिल गया तो दोनों का रिजल्टेंट हो गया 0। इसीलिए एक इंस्टेंट के लिए आप देखोगे कि रस्सी जो है वो बीच में फ्लैट हो रही है। दिख रहा है क्या, समझ में आ रही वाली बात? इसी चीज को हम लोग एक और डायग्राम में देख सकते हैं अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए हो तो, ठीक है। थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे क्लियर आपको नजर आ जाएगा। ये बीच वाली एक लाइन है, ठीक है, और ये जो मेन रस्सी है वो कभी फ्लैट होती है, और उसमें आप देखोगे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ये, बहुत ही महान आलसी किस्म के पॉइंट है। ये वाला हो गया, ऐसे ही ये वाला हो गया, ऐसे ही यहां भी मिलेगा हमको एक ये रहा, ये वाला हो गया। ये वो पॉइंट्स है जो हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से, हम नहीं हिल रहे। अच्छा कुछ है वो कुछ ज्यादा ही एनर्जाइज, कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है, ये नाचे पड़े जोर जोर से, ठीक है। तो ये जो ज्यादा जोर से नाच रहे होते हैं ना, ये कहलाते हैं एंटी नोड्स, और जो बिल्कुल नाचने को वाला ये है एंटी नोड्स, और जो बिल्कुल नाचने को तैयार नहीं है वो कहलाते हैं नोड्स, ठीक है। अब इसी के हिसाब से मोड होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं, फंडामेंटल मोड होता है और अलग मोड्स होते हैं। तो अगर जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग ली, और इसका तो एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकता हूं यहां पर। जैसे भाई मान लो मेरे पास एक ये वाली स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है, एक्चुअली ये सब रस्सियां स्प्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूं तो यहां क्या हो रहा है, इधर नोड उधर भी नोड, और बीच में क्या है, एंटी नोड। और ये जो बीच का रीजन है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है एक लूप। ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। और प्लीज नोट, ये सारे के सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सारे एक साथ अपने अपर एक्सट्रीम पे, सारे एक साथ अपने लोअर एक्सट्रीम पे, सारे एक साथ मिड पॉइंट पे, अपनी मीन पोजीशन पे। ये कहलाता है फंडामेंटल मोड, अगर दोनों एंड से फिक्स्ड है तो, ठीक है। तो जो एंड्स फिक्स्ड होते हैं वो नोड की तरह बिहेव करते हैं, और जो एंड फ्री होते हैं वो हमेशा एंटी नोड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अगला केस देखें, अगले केस में क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, देखते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ये होता है क्या, ये कहलाता है आपका सेकंड हार्मोनिक, या फंडामेंटल मोड के बाद जो अगला मोड होता है वो यही होता है। यहां पे आप देखेंगे एक नोड ये रहा, एक नोड वो रहा, एक नोड वो रहा, और बीच में क्या है, बीच में यहां पे दो लूप बन रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, यहां पे दो लूप बन रहे हैं। एक नोड बिल्कुल यहां मेरे मुंह के सामने है, ऊपर लिखा हुआ भी है, ये लिखा ऊपर, ठीक है। एक नोड इधर है, एक नोड इधर है, और बीच में यहां पे दो लूप्स बन गए, दो एंटी नोड्स भी आ गए। नजर आ रही बात है? चलो एक और केस देखें। देखिए थर्ड हार्मोनिक भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कर लेंगे, देखते हैं, ठीक है। बेसिकली और कुछ नहीं, बस ये फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा हूं, आप सोचोगे ये बन कैसे रही है, ऐसा तो हो ही रहा है कि बेसिकली मैं यहां से वेव भेजता हूं, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो एक जो जा रही है एक वापस आ रही है, वो दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही है। याद है वो नीली वाली और लाल वाली, वो एक जा रही है, नीली वाली जा रही है, और वो रिफ्लेक्ट होकर वही वाली वेव इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो वो लाल वाली है, वो दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है। तो यहां पे अगर मैं स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने की कोशिश करूं तो कैसा बनेगा, अगर मुझे 3 लूप बनाने हैं तो 3 लूप अगर बनाने तो वो इस तरीके के बन जाएंगे, दिखेगा। तो एक नोड वो रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, 4 नोड हैं और 3 एंटी नोड हैं, तो लूप कितने हैं, तो यहां पर 3 लूप बन रहे हैं। समझ में आ रही वाली बात? लेकिन आप ये देखोगे कि हर फ्रीक्वेंसी पे ये नहीं बनते। अगर मैंने ये फंडामेंटल मोड है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऐसे रैंडमली बढ़ाना शुरू कर दूं अपने दूसरे वाले हाथ की, तो ऐसा नहीं कि हमें हमेशा स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फिर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू कर दूंगी, कुछ रैंडम सा अजीब सा होने लग जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लेके गया तभी यहाँ पे फिर से स्टैंडिंग वेव बनेगी।
ये जो लूप बनते हैं, नोड एंटी नोड पाए जाते हैं, लूप बनते हैं, इसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हुई बातें स्ट्रिंग वेव्स के बारे में। इसके बाद ऐसी ही कई सारी चीजें साउंड वेव्स के अंदर भी होती हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखो तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इक्वेशन सारी सेम है, एक्सप्रेशन सारे सेम है, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से मैं बस वहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की जगह प्रेशर एम्पलीट्यूड आने लग जाते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, अब अगली जो चीज होती है जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका बीट्स। ठीक है, बीट्स क्या चीज है? अब मुझे भरपूर उम्मीद है कि जितने दुष्ट तुम हो, कभी मंदिर गए हो? ठीक है, हो सकता है जबरदस्ती गए हो, मम्मी जबरदस्ती पकड़ के लेगी चलो मंदिर चलो। तो अगर तुम वहां मंदिर गए होगे तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि तुमने मंदिर जाके भी कुछ ना कुछ खुराफात तो करे, क्या यार मम्मी जबरदस्ती पकड़ के ले आए क्या करूं। तो आपने शायद वहां पे जाके एक घंटा बजाया होगा बहुत जोर से। ठीक है, मतलब इतनी जोर से घंटा बजाएंगे, पूरी जान लगाए घंटा बजा दिया, घंटा इतनी जोर से बजाएंगे भगवान जग जाएंगे कौन आ गया भाई। ठीक है, तो जब आपने वो घंटा बहुत जोर से बजाया होगा तो शायद आपको कोई एक आवाज सुनाई दी होगी। सुनते हैं, ठीक है, ये सॉरी घंटा इधर है, हाँ ये रहा घंटा, और ये मैंने मान लो घंटा बजाया। ठीक है, सुनना, ये आपको एक आवाज सुनाई थी पीछे टू करके, एक वेरिएशन आ रहा था। इन वेरिएशन को हम लोग प्यार से बोलते हैं बीट्स। दीज आर एंड दिस द रेट एट विच इंटेंसिटी इज वेरिंग पर सेकेंड इज एक्चुअली नोन एज द बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिससे कि जितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। और वो सिंपल क्या आता है कि जब आप दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक साथ बजाते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से बनती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर आपने घंटे की बात करी, ठीक है, तो घंटे के केस में जैसे मान लो ये एक आपने एक घंटा लिया, वो मंदिरा घंटा एक। अब वो घंटे में क्या होता है कि नॉर्मली वो ब्रास को लेके वो कास्ट के अंदर डालते हैं। अब वो मान लो कि कहीं से खोखला रह गया, ठीक है, तो जो पार्ट ज्यादा भारी होगा वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, और जो पार्ट ज्यादा हल्का होगा अंदर से खोखला होगा वो तेज तेज वाइब्रेट करेगा। तो क्या होता है कि दोनों की वजह से जो वेव्स निकलती हैं उनकी, अब v इक्वल टू एफ लैम्डा तो होता ही है किसी भी इसके अंदर, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना, वेलोसिटी वेव क्या होती है? वो होती है रूट ओवर गामा आर टी बाय एम, सुना होगा शायद आपने। ठीक है, तो वो बेसिकली वो तो मीडियम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपने घंटा कितनी जोर से दबाया या घंटा किस तरीके का है, दबाया नहीं बजाया बजाया या किस तरीके का। पॉइंट यहां पर ये है कि वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग, तो लैम्डा भी दोनों के लिए अलग अलग होगी। अब मान लो कि यहां से एक वेव ऐसे आई और दूसरी की वेवलेंथ जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो आप ये देखोगे कहीं कहीं तो ये पहाड़ से पहाड़ मैच कर रहे हैं, और कहीं आप ये देखोगे कि ये पहाड़ से खाई मैच कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पहाड़ से पहाड़ मैच कर रहे हैं और जहां वहां पे और तेज आवाज आएगी, जहां पहाड़ से खाई मैच करेगी वहां पे धीमी आवाज आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कान लगा के इंतजार कर रहा हूँ, हाँ भाई आवाज लाओ आवाज लाओ, तो क्या होगा? जब ये रीजन मेरे कान के पास पहुंचेगा तो आवाज बहुत धीमी आएगी, जब ये रीजन ही मेरे कान के पास पहुंचेगा तो आवाज बहुत तेज आएगी। समझ में आ रही है वाली बात? और इसीलिए की वेरिएशन आपको सुनाई देती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं कि देखो हल्का सा डिफरेंस है दोनों की फ्रीक्वेंसीज में, वेवलेंथ इतना डिफरेंस समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन जब सुपर इंपोज किया तो आप यहाँ देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ से पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, और ये पहाड़ से खाई छोटी छोटी खाई, मतलब सॉरी ऑलमोस्ट उसका जो नेग्लिजिबल जो रिजल्टेंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जीरो आ गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आ गई ये वाली बात? तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस तरीके से वेरी करती है। अब जब यही वाली वेव आगे जा रही होगी और अगर मैं यहाँ पे कान लगा के खड़ा हुआ हूं, तो जब ये वाला पार्ट मेरे कान में घुसेगा तो आवाज धीमी आएगी, जब ये वाली पार्ट मेरे कान में घुसेगा आवाज तेज आएगी, जब ये वाला पार्ट आएगा तो फिर से आवाज बहुत धीमी आएगी, और इसीलिए वेरिएशन लगातार सुनाई देते रहते हैं। ठीक है, इसी को ये होता है कंसेप्ट बीट फ्रीक्वेंसी का। तो उम्मीद है आपको बीट फ्रीक्वेंसी की फील आ गई होगी कि ये काम कैसे करता है। मैथमेटिकली बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी n1 - n2 के मॉडुलस के बराबर होती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चीज आती है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। कभी अगर आपने सड़क किनारे खड़े होके, या अगर आप रेलवे स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए और वहां से एक सुपर फास्ट मालगाड़ी निकल जाए, ठीक है, और वो हॉर्न बजाती हुई निकले, रुकी नहीं मालगाड़ी थी, रुकेगी क्यों स्टेशन पे, वो निकल गई। वो तो अगर वो बहुत तेज निकलेगी, ठीक है, तो जब उसकी आवाज आप सुनोगे तो उसकी आवाज में ऐसा कुछ सुनाई देगा ना, पा। अब ऐसा नहीं था कि उसके इंजन में 2 हॉर्न लगे थे
और ड्राइवर बस इसी बात का वेट कर रहा था कि यार तुम्हें क्रॉस करेंगे, जब तक तुम्हारे पास जा रहे तो एक हॉर्न बजाएंगे, जब तुम पीछे जा रहे होगे तो दूसरा हॉर्न बजाएंगे। ऐसा तो है नहीं, बेसिकली वो एक ही हॉर्न बजा रहे हैं पर वो सुनने में अलग लगता है। एक एक्सपीरियंस में देखते हैं, ठीक है। अच्छा लगा ना भाई, जब कार आ रही थी तो फ्रीक्वेंसी हाई थी, जब निकल गई तो फ्रीक्वेंसी लो हो गई, ठीक है। फिर से सुनना चाहेंगे आप इसको? फिर से सुनते हैं। समझ में आई ये वाली बात? सॉरी, समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें बाकी तो सब मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, लेकिन हाँ कुछ छोटी सी बातें और हैं यहाँ पे कि भाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी माइनस वी प्लस वी अपन वी माइनस वी एस, ठीक है, वो मैं आपको कहीं बता दूंगा। लेकिन वेवलेंथ के बारे में कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर वेवलेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है? तो देखो, अगर सोर्स स्टेशनरी है, अगर एक सोर्स स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है और उसमें से ऐसे वेव बाहर निकल रही है, तो हर जगह जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट मेंटेन्ड है, ठीक है। वेवलेंथ किसी भी सोर्स या वेव की तभी चेंज होती है जब सोर्स मीडियम के रिलेटिव मूव कर रहा हो। अब यहां पे देखो, अगर सोर्स मीडियम के रिलेटिव मूव कर रहा है तो आप देखोगे आगे वाली वेवलेंथ कम होती जा रही है और पीछे वाली वेवलेंथ ज्यादा है। आगे वाली वेवलेंथ छोटी है, पीछे वाली वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है। यहीं पे अगर मैंने इसकी स्पीड सी के बराबर ही कर दी, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर ही कर दी, तो उस केस में आप ये देख रहे हो कि बेसिकली वो जो चीज जा रही है, एरोप्लेन हो सकता है, वो जो चीज जा रही है वो इतनी तेजी से जा रही है कि वो बेसिकली आवाज छोड़ रही है और उसके आवाज के साथ साथ ही जा रही है, ठीक है। मतलब जब वो चीज कहीं पहुंचेगी उसकी आवाज और वो चीज साथ में पहुंचेगी, तो वो जो वेव फ्रंट छोड़ रही है, बेसिकली ये सब वेव फ्रंट ही तो है ये, तो जो आगे वाला वेव फ्रंट है वो उसके साथ साथ ही चल रही है। और इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर डिफरेंस रहता है, बहुत हाई प्रेशर जोन रहता है, क्योंकि सारी की सारी वेव सेम फेज में पहुंच गई एक ही जगह पे। तो एक बहुत हाई फेज होने की, बहुत हाई प्रेशर होने की वजह से जब भी एक सुपरसोनिक प्लेन जो हवा से भी ज्यादा आवाज से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है, वो जब साउंड बैरियर क्रॉस करता है, साउंड बैरियर क्रॉस करता है मतलब स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करता है, तो जो साउंड बैरियर जो मैंने वर्ड यूज किया है वो इट्स नॉट जस्ट अ डिजिट कि भाई 330 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड मानी जाती है, तो 330 मीटर पर सेकंड इज द साउंड बैरियर। तो 330 थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा एक्सेलरेट किया 331 भी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो 330 पर जब वो चल रहा होता है ना, तो उसके आगे एक्चुअली बहुत ही हाई प्रेशर जोन होती है, जिसे तोड़ने के लिए उसको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है, तब जाके, मतलब साउंड बैरियर इज अ फिजिकल थिंग, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है तब जाके वो उसके क्रॉस कर पाता है। और उसकी वजह से कभी आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं बहुत तेजी से, तो उनके पीछे एक ऐसा बहुत कम टाइम के लिए एक ऐसा गुब्बारा सा बन जाता है, एक बलून, एक बादल सा बन जाता है, ठीक है, जिसका एक वीडियो भी है मेरे पास। इस वीडियो को देखो, जब ये साउंड बैरियर क्रॉस करा तो एक ऐसा बलून, एक बादल सा बन गया और फिर उसके बाद वो बादल गायब हो गया, ठीक है। तो ये जा रहा है वो बादल जो है वो थोड़ी सी देर के लिए बनता है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है, ठीक है, क्रॉस होने के बाद, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझो, जब ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है, जब ये सुपरसोनिक स्पीड पे है, तो जो वेव फ्रंट्स हैं वो वेव फ्रंट इस तरीके के हैं कि वो वेव फ्रंट यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर जोन बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो प्लेन क्रॉस करता है तो वो वेव फ्रंट्स एकदम से यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है। अब ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एकदम से प्रेशर ड्रॉप होता है तो एकदम से एक्सपेंशन होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हीट तो यहाँ से इधर उधर से ट्रैवल कर नहीं पाती, तो इसलिए एकदम से जब प्रेशर एकदम से जब ये एक्सपैंड करता है तो इसका टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। ये थर्मोडायनेमिक्स वाली बात है कि एकदम से जब, ये वही वाली बात है कि जब भी हम एक डीओ में से अगर स्प्रे मारते हैं तो हमेशा ठंडा ही क्यों निकलता है, ठीक है। या ट्रक का टायर बर्स्ट होता है तो उसके आसपास की जो हवा होती है तो ठंडी ठंडी हवा आके लगती है, ठीक है। उसका रीजन सबका यही कि एकदम से जो एक्सपेंशन होता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, तो उस गैस ने एटमॉस्फेयर के ऊपर वर्क कर दिया तो उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई, इंटरनल एनर्जी कम हो गई और हीट आ नहीं पाई। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। तो ये एकदम से ठंडा होता है। अब ठंडा होते के साथ ही उसका अंदर का जो हवा का जो मॉइस्चर है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स में कंडेंस हो जाता है, जिसको देखने में वो एक बादल जैसा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का एक बादल बन जाता है। थोड़ी देर बाद टेम्परेचर फिर वापस नॉर्मलाइज होता है तो फिर वो बादल गायब भी हो जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन। कुछ यही रीजन है ये क्लाउड ट्रेल्स का, कि जब भी एक
एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जैसे प्लेन्स की पीछे जो लाइनें होती हैं ये बेसिकली जैसे ट्रक के पीछे धुआं निकलता है वैसे प्लेन में से भी धुआं निकलता होगा। पर सच्चाई ये है कि इतना धुआं नहीं निकलता यार, ये धुआं नहीं है। ये जो चीज है ये बेसिकली वही है कि इनके अंदर इतने बड़े बड़े जेट इंजन लगे हुए हैं कि जो हवा को लेते हैं उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं और एकदम से पीछे से उसको एक्सपैंड करके छोड़ देते हैं। तो वो हवा इतनी तेजी से एक्सपैंड होती है कि अचानक से ठंडी हो जाती है और उसकी वजह से आसपास की जो हवा का जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाता है, जो बादल जैसा रूप ले लेता है और फिर वो धीरे 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 करके वो गायब भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मान लो कि हम लोग सुपरसोनिक प्लेन्स में चले जाएं, मतलब एक चीज है वो साउंड से ज्यादा स्पीड से चल रही है, मतलब जब वो ओरिजिनली यहां थी तब उसने जो वेवफ्रंट छोड़ा था वो वेवफ्रंट पीछे रह गया और वो चीज आगे निकल गई। मतलब ये जब प्लेन कहीं जाएगा अगर या ये गोली अगर आ रही है तो गोली पहले पहुंचेगी, गोली बंदूक चलने की आवाज बाद में आएगी। समझ रहे हो कितनी अमेजिंग सी चीज है। लेकिन उस केस में क्या होता है ना, एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है और वो ये है कि ये वाली लाइन देख रहे हो आप, ये जो लाइन बन रही है ना, ये वाली जो लाइन आगे ट्रेवल कर रही है, ये लाइन सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है। तो इसीलिए यहां पे बहुत तेज आवाज आएगी क्योंकि बहुत हाई प्रेशर के सारे जोन, सारे के सारे जो वेव फ्रंट्स थे वो एक साथ सेम फेज में मिल गए। बहुत स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसकी वजह से एकदम से कड़ाके की आवाज आती है। ठीक है, तो सुपरसोनिक स्पीड से अगर कोई प्लेन आपके ऊपर से निकल जाए तो बहुत तेज आवाज आती है। वो इंजन जितनी आवाज, इंजन की तो आवाज इतनी तेज होती भी नहीं है, वो आवाज ऐसे आती है जैसे कोई बिजली चमकी है, बहुत कड़ाके की आवाज आती है। इसे हम लोग प्यार से सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा आपने सोनिक बूम का। ठीक है, तो एनीवेज ये होता है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आप लोगों ने इस सेशन के अंदर जानी और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वेव्स के बारे में बात करी, बीट्स के बारे में बात करी, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात करी। उसके बाद हम लोगों ने उससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, फेज डायग्राम देखा। उसके बाद यहाँ लास्ट में आते आते हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, क्या नाम है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा और आपकी जो फील है फिजिक्स की वो पहले से ज्यादा बढ़ गई होगी। तो अगर आप और भी किसी टॉपिक के बारे में ऐसे एनिमेशन देखना चाहते हो जिससे आपकी फील बढ़ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या फिर ये इस वाले लिंक के ऊपर आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। हाँ, और अगर आपको कोई कंसेप्ट समझने हैं तो भी आप मुझे बता सकते हो, लेकिन प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करना कि सर कंसेप्ट समझने के नाम पे सर पूरा कोई चैप्टर समझा दो, सर फ्लूइड्स चैप्टर पूरा पढ़ा, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं 10-15 मिनट आधे घंटे में अगर कोई टॉपिक समझा सकता हूँ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, वैसे अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग और कीप रॉकिंग। बाय बाय, टेक केयर।